प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ और साथ ही मैं इस विधानसभा क्षेत्र सरका घाट में लोकसभा उपचुनाव के मद्देनज़र मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया है चुनाव के देखने के लिए। और साथ में मेरे साथ सह प्रभारी अनिल वर्मा जी हैं और ब्रिजमोहन सोनी जी हैं, साथ में प्रेम कौशल जी भी हैं, वो आज अभी कहीं दूसरी जगह गए हैं। और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सचिन वर्मा जी, साथ में हमारे युवा कांग्रेस के सरका घाट ब्लॉक के अध्यक्ष हैं अखिल गुप्ता जी। और पिछले लगभग 5 दिनों से लगातार मैं इस विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। जिस दिन से रानी प्रतिभा सिंह जी का दौरा यहाँ पे हुआ था, उस दिन हमने लगभग 5 सभाएं की थी प्रतिभा सिंह जी की चुनाव को लेकर, जिसमें जो पहली बैठक जो है वो हमारी हुई थी मावड़ा में, उसके बाद बलद्वाड़ा के बाद लवाई में, उसके बाद रोपड़ी में और लास्ट में हमारी हुई थी गोंडा में। और अच्छी सभाएं हुई थी और एक अच्छा मैसेज जनता के बीच में उन सभाओं का गया। और लोकसभा के उपचुनाव में जो इस समय मुद्दे हैं, एक प्रादेशिक मुद्दे भी हैं और एक देश के मुद्दे भी हैं। देश के मुद्दों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से महंगाई पूरे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, उससे ऐसा लगता है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आम जनता जिस प्रकार से महंगाई में पिस रही है और सरकार जो है उसका जनता के प्रति कोई जवाबदेही नज़र नहीं आ रही है। धरातल के ऊपर केवल मात्र बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक तरीके से ना चलकर एक तानाशाही प्रवृत्ति से जो चलाया जा रहा है और केवल मात्र चंद पूंजीपति लोग जो हैं हमारे देश को चला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है, जिस समय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। उस समय उनका वीडियो भी उस समय काफ़ी प्रसारित हुआ था कि जिस देश का रुपया गिरता है और जिस देश की कीमत, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, उस देश का प्रधानमंत्री जो निकम्मा होता है, वो सरकार निकम्मी होती है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज आपको क्या कहा जाए, आपको किस संज्ञा से पुकारा जाए जो आपने मनमोहन सिंह के प्रति कहा था कि ये निकम्मे प्रधानमंत्री हैं। और इन 7 वर्षों में इस देश में जिस प्रकार से उथल पुथल हुई है, लोकतांत्रिक प्रणाली को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है। जनता के प्रति जवाबदेही जो होनी चाहिए थी, उससे ध्यान हटाकर केवल मात्र राष्ट्रवाद की तरफ जो है ये सरकार देश के युवाओं को और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो इस देश के लिए एक गंभीर चुनौती आने वाले समय में बनती जा रही है। आज युवा परेशान है, आज कर्मचारी परेशान हैं, आज जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान हैं और जो हमारे असंगठित क्षेत्र में जो श्रम करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो परेशान हैं। सबसे ज़्यादा कुठाराघात श्रम करने वाले जो हमारे मजदूर हैं उनके ऊपर सरकार ने
कंपनी एक्ट में जो चेंज किया है कि कंपनियों को जो अधिकार दिए गए हैं मजदूर को कभी भी निकाल सकती है, और 8 घंटे की बजाय उन्होंने कार्य क्षमता का जो समय है वो 12 घंटे कर दिया है। उससे जो मजदूर की जो क्षमता है काम करने की, उससे निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए सरकार ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है और एक तरह से इस देश को जो है पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है और केवल मात्र बड़ी बड़ी घोषणाएं करके और देश विदेश की सैरें करके इस देश को गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1400-1500 करोड़ रुपया जो है विदेशों में घूमने के लिए ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन उसके एवज में कितने विदेशी हमारे देश में निवेश करने के लिए आए, ये आज एक प्रश्न चिन्ह है। उसके बारे में सरकार श्वेत पत्र जारी करे और जो उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को और काला धन विदेश से बाहर देश में लाएंगे, उसके ऊपर सरकार क्या निर्णय ले रही है वो आज तक गोपनीय है और उसके ऊपर सरकार आज मूक दर्शक बनी। सरकार ने कहा कि हमने नोटबंदी करके जो है आतंकवाद को ख़त्म कर दिया। जो आतंकवादी नोटबंदी के बाद आतंकवाद जो इस देश में फैल रहा है, खासकर जो हमारी जम्मू कश्मीर के ऊपर जो आज हो रहा है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और आतंकवादी जो हमारे नौजवान वीर सैनिकों की हत्याएं कर रही है, उसकी जवाबदेही आज सरकार क्यों नहीं दे रही है। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी ने एक चेतावनी दी कि हम एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि वो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, कि जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने 300 जो कैंप हैं आतंकवाद के पाकिस्तान द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनको हमने तहस नहस खत्म कर दिए। जब वो आतंकवाद के अड्डे खत्म हो गए तब ये नए अड्डे कैसे बन गए, कैसे पनप गए, ये हमारी समझ से बाहर है। उसके बारे में वो कुछ स्पष्टीकरण दिए तो शायद देश के लोगों को पता लगे कि ये सरकार जो है वाकई में ही सच बोलती है। ये झूठ के ऊपर राजनीति और हमारे वीर सैनिकों की चिताओं के ऊपर जो है राजनीति कर रही है, ये एक शर्मनाक विषय है। और आज सरकार जो है चारों तरफ घिरी हुई है, सरकार के पास कोई विजन नहीं है, डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। कोरोना काल में सरकार असफल हुई, बुरे तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असफल हुई। इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि आज सरकारी आंकड़े जहां बताते हैं कि 4000 के आसपास मौतें हमारे प्रदेश में हो चुकी हैं कोरोना से, और कोरोना काल के समय में जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी सरकार को, वो सरकार ने नहीं दिखाई। आज जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई, उनके परिवारों को सरकार ने कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी। और अभी 15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली है कि 50,000 रुपया उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कोरोना काल से जिनकी मृत्यु हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां आपके पास पैसे की कमी नहीं है, हजारों करोड़ों रुपया आप ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, क्या केवल मात्र 50,000 रुपये कीमत लगाई है आपने उस व्यक्ति की? जिस घर में 4-4 लोगों की मृत्यु हो गई, कई बच्चों के ऊपर से अपने पिता का साया उठ गया, किसी के ऊपर से माता का साया उठ गया, जो अनाथ हो गए, क्या वो 50,000 रुपये से अपने बच्चों का या अपने जीवन का लालन पालन करने में समर्थ होंगे? और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की मृत्यु हुई कोरोना काल के समय में, उनको सरकार ने कोई भी कोरोना का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है। और ये जो इस प्रकार का जो एक हत्या का जो एक सिलसिला जारी हुआ कोरोना काल के अंतराल में, वो एक बहुत ही शर्मनाक विषय हमारे देश के लिए भी है, हमारे प्रदेश के लिए भी है। क्योंकि जिस समय कोई किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव किया गया या प्री
कोरोना कोविड सेंटर में उसको रखा गया, तो जो गंभीर बीमार व्यक्ति भी था उसको वहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो बेहद ही तीसरी क्लास की थी। एक शुगर पेशेंट को या एक किडनी पेशेंट व्यक्ति को या जो बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है उसको उन्होंने आलू खिलाए, चावल खिलाए और साथ में शुगर जो पेशेंट थे उनको गुआवा का जूस दिया गया, संतरे खिलाए, केले खिलाए। क्या सरकार के पास क्या उस समय कोई डाइटिशियन नहीं थे जिनको ये पता नहीं था कि हमने इन पेशेंट्स को क्या खिलाना? क्या उनके पास उनकी हिस्ट्री नहीं थी? जब पेशेंट बोल रहा है कि मुझे शुगर पेशेंट हूँ, मैं चावल नहीं खा सकता, मुझे मना है, मैं आलू नहीं खा सकता, उसको आप आलू खिला रहे, तो कहाँ इन्होंने व्यवस्था करी? क्यों नहीं सरकार ने व्यवस्था करी? प्री कोविड सेंटर के बाद वो कोविड सेंटर में गया और उसको बाद उसको गंभीर रूप से नेर चौक हॉस्पिटल में लाया गया, टांडा हॉस्पिटल में लाया गया, तो वहाँ पर कितना शर्मनाक तरीके से उनके व्यवहार हुआ कोविड पेशेंट के साथ, वो उस समय देखने की स्थिति में कोई नहीं था। जो सीनियर डॉक्टर्स थे, जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे, वो तो मरीज के समीप में नहीं गए। और जब उस व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो गई तो उस समय तो लगभग रोजाना 5 से 7 मृत्यु हर कोविड हॉस्पिटल में हो रही थी, चाहे वो हमीरपुर का हॉस्पिटल था, चाहे वो टांडा का हॉस्पिटल था, चाहे नेर चौक था, चाहे IGMC शिमला था या PGI हॉस्पिटल था, जहाँ से उन व्यक्तियों को ऐसी जब उनको मॉर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा था तो उनको वहाँ पे इस तरीके से फेंका जा रहा था जैसे पशुओं को फेंका जाता है। और जो उनके अटेंडेंट थे, जिनके साथ महिलाएं अटेंडेंट थी, उनको ये कहा गया कि आप अपने परिवार की जिसकी मृत्यु हुई है उसको आप खुद जो है जाकर वहाँ देखें, ढूंढें और उसको ले लें। इतनी अव्यवस्था, और सरकार फिर श्रेय ले रही है कि हमने जो है कोरोना के काल में बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था की और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है। ये सबसे शर्मनाक विषय है और इससे सरकार की जवाबदेही बनती है। और जिन लोगों को जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि हम 50,000 रुपये प्रति मृत्यु जिनकी हुई है उनको देंगे, क्या उनको सरकार जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको सर्टिफिकेट उनके घर द्वार पे जो है वो उपलब्ध करवाएगी? यदि एक हमीरपुर के व्यक्ति की नेर चौक में मृत्यु हुई है तो नेर चौक का जो उनका जो रिकॉर्ड है, क्या वहाँ से वो खंगाल कर उनके घर तक उनका पहुँचाएंगे वो सर्टिफिकेट, या उनके परिजनों को वहाँ पर जो है धक्के खाने पड़ेंगे? ये सरकार से हम पूछते हैं। सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? डॉक्टर्स ने कहीं कोई सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा है कि इसकी मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई, सरासर पल्ला झाड़ दिया। तो सरकार की ये संवेदनहीनता जो है और मानवता के प्रति एक शर्मनाक कृत्य जो इस सरकार ने किया है, वो लोग जो है आम जनता उसको इस उपचुनाव में उसका बदला लेगी। और व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो भी सरकार उसको समय पर नहीं करवा पाई है। इसका भी लोगों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। और यहाँ पे जो नगर परिषद में आपके जो यहाँ पर शहर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं वो सारी की सारी खराब पड़ी हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी तंत्र है और जो हमारे यहाँ के स्थानीय राजनेता हैं वो कोई भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता में होते हुए भी वो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये साफ लग रहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जो है उनको नज़दीक नहीं आने दे रहे हैं, जिसकी वजह से सरकाघाट क्षेत्र का विकास थम गया है। और सरकार होते हुए भी भारत में बोल नहीं पा रहे हैं। और इस प्रकार से जो काम ये हो रहे हैं, और जो इनके यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है जो विशेषज्ञ डॉक्टर जो उनकी कमी है, जबकि सरकार के होते हुए यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ मुझे बताया गया या हमने देखा और कई लोगों से इससे बात करी, तो ये सामने आई बात कि यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत कमी है। और यहाँ पे जितने भी जो रोगी आते हैं, मरीज आते हैं, उनको रेफर अन्य स्थानों में कर दिया जाता है, जिसकी बहुत समस्या यहाँ लोगों को रहती है। और आज जिस प्रकार से सीवरेज का यहाँ काम चला हुआ शहर के अंदर, टेम्परेरी काम करेंगे और उसके बाद उनकी जवानी खत्म हो जाएगी, मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, वो 3,000 में 5,000 में अपने परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे? ये सरकार की जो हमारी विशेषज्ञ जो बैठते हैं, इस तरह की जो नीतियाँ बनाते हैं, उनका हम घोर विरोध करते हैं। और
इस प्रकार की जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं इसका पूरे जोर से विरोध होगा और इसमें बदलाव करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप ने अगर नौकरियां देनी हैं तो इनको रेगुलर भर्तियां करें सरकार, युवाओं के साथ छल कपट न करें। आज किसानों की बात करते हैं, बीज इतना महंगा हो गया, जेई का बीज कितना महंगा हो गया। सरकार बोलती है हम 2022 में जो है पूरे किसानों की इनकम जो है डबल कर देंगे। कहाँ से डबल करेंगे? आज किसान कुचले जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको हत्याएं की जा रही हैं। यही लगा रहे हैं कि आप इन कानूनों को निरस्त करें। तो सरकार जो है वो तानाशाही हो गई है, तानाशाह जो बन गए हैं ये देश के प्रधानमंत्री, और किसानों को पूरे देश के अंदर कुचला जा रहा है। बागवानों के साथ जो इस बार खिलवाड़ हुआ वो आपके सामने है। सेब की कीमतें जो हैं वो निम्न स्तर की चली गई, बागवानों को उसको कितना नुकसान हुआ उसका खमियाजा भी सरकार को इन उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा। वो सब लोग जो है इस समय पूरी तरह से तैयार है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, आप गैस का सिलेंडर देख लीजिए, 1000 रुपये का पहुँच गया। आप पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, 100 से पार चले गया। डीजल की कीमत देख लीजिए, कोई लगभग 94-95 के आसपास पहुँच गई। तो इस प्रकार से इतनी महंगाई बढ़ रही है। सरसों का तेल जो पी मार्क का जो तेल है 245 रुपये की शीशी हो गई है, और रिफाइंड ऑयल जो गरीब लोग जिसको यूज़ करते थे वो 175 के आसपास पहुंच गया है। जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने पीडीएस सिस्टम लागू किए थे देश में, इस प्रदेश के अंदर, कि हमारे प्रदेश के पहाड़ी राज्य के लोग जिनके ऊपर महंगाई की मार न पड़े, उन्होंने 230 करोड़ रुपए की एक सब्सिडी देकर जो है लोगों को सस्ता राशन मुहैया कराया था, जिसमें चावल, नमक, दालें, सारे हर चीज़ मुहैया कराई थी। आज उनके रेट देखिए आप, डिपुओं में रेट जो है दुगने हो गए, और सरकार जो है इन डिपुओं के माध्यम से जो रेट जो ये कर रही है सिर्फ केवल मात्र जो है पूंजीपतियों को लाभ देने की जो सारी स्कीम इन्होंने तोड़ मरोड़ दी है। मनरेगा के माध्यम से देखिए, यूपीए सरकार ने मनरेगा जैसी एक महत्वपूर्ण स्कीम इस देश के अंदर लाई, और प्रधानमंत्री महोदय ने पहले तो स्कीम को खत्म करने की कोशिश की। जब वो इसमें फेल हो गए तो इसको तोड़ मरोड़ के जो है इन्होंने उसका भी बेड़ा कर दिया। आज जिस एक टैंक बनाता था कोई व्यक्ति अपने घर के पास, था इनके लोगों से मिलना चाहिए था कि उनको इस पार्क को बनाने से क्या समस्याएं पैदा हो गई हैं। ये सरकार के इस प्रकार के जो यहाँ पे जन विरोधी फैसले हैं ये बहुत घातक हैं। दूसरे यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो इशू है वो सेंट्रल स्कूल का है। सेंट्रल स्कूल यहाँ के लिए घोषणा हुई थी कि सेंट्रल स्कूल जो है सरकार घाट में बनाया जाएगा, लेकिन उल्ट यहाँ से जो है हमारे प्रभावशाली मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी उसे अपने क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, जबकि वहाँ पहले से ही सेंट्रल स्कूल थे। तो क्या कारण थे कि क्यों महेंद्र सिंह जी उसको यहाँ से ले गए, और एक कुठाराघात जो यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब है कि जो यहाँ से हमारे स्थानीय विधायक के कर्नल सिंह जी, उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने ये सरासर ये कदम उठाया। और इसी प्रकार से जो परिवहन विभाग की जो हमारी बसें थी, जो रूट नियमित तौर पर चलते थे, वो सारे के सारे धर्मपुर को शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि केवल मात्र 2 क्षेत्रों में जो हम कांग्रेस की जो पार्टी जो है हमेशा आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर, केवल मात्र प्रदेश के अंदर 2 क्षेत्रों में कार्य हो, एक सराज के अंदर और एक धर्मपुर के अंदर, और बाकी विधानसभा क्षेत्र जो हैं आज अपने दिया 50,000 में कोई इस पर लगती है। सरकार इस प्रकार के जो ये ऊंचे हथकंडे अपना रही है, उससे जो है विकास में भी बाधा पड़ रही है, और जो लोग रोजगार वहाँ से प्राप्त करते थे उनको समय से पैसा नहीं मिल रहा है। मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको 6-6 महीने तक उनके पैसा नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। तो ये सरकार जो है ना, ये विकास के मामले में पूरी तरह से फेल हुई है, और सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने में भी पूरी तरह से फेल हुई है। तो ये सरकार के पास केवल मात्र बड़ी बातें करने के सिवाय, और सरकारी मशीनरी का इस चुनाव में जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उस शरेआम जो है जो हमारी आदर्श चुनाव आचार संहिता उसका जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये देखने को यहाँ पे मिला है। जिस दिन सीएम साहब यहाँ सरका घाट बाजार के अंदर ही जो है बुलडोजर और रोलर लगाकर जिस प्रकार से आनंद फानंद में उन्होंने इस पार्क का सौंदर्यीकरण जिसका कर रहे हैं, जिस जो ये पार्क यहाँ पे बना है सरका घाट के अंदर, इसमें सरका घाट के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। आज उनको अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह नहीं है, और चलने फिरने में वह लोगों को दिक्कत के माध्यम से
जो कर्मचारियों को रखा जा रहा है, युवाओं को रखा जा रहा है, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक विषय है। एक व्यक्ति को आप, पढ़े लिखे बच्चे को आप 3000 महीने के ऊपर आउटसोर्स में पार्ट टाइम वर्कर की संज्ञा देकर उसके जीवन के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक पैरा ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर या पैरा फिटर को जो आप भर्तियाँ कर रहे हैं, उसको 5000 महीना आप दे रहे हैं, उसको संज्ञा दी जा रही है टेम्परेरी कार्यकर्ता, पार्ट टाइम वर्कर। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पार्ट टाइम वर्कर जो आप भर रहे हैं, वो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उसको भरा जा रहा है। उनसे आप 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, केवल मात्र नाम लगा दिया आपने उसमें पैरा फिटर का और पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टी वर्कर्स का, मल्टीपर्पज़ वर्कर का। और ये सरासर जो है एक अन्याय है युवाओं के साथ का। इस उन चुनावों में सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पिछले 4 साल में प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरियां देने में फेल हुई है। जो हमारा व्यवस्थित ढांचा था उसको, उसका स्वरूप बिगाड़ने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो कार्यालय खाली हो रहे हैं, वहाँ पे सरकार के द्वारा रेगुलर भर्तियाँ कोई नहीं की जा रही हैं। और आउटसोर्स के माध्यम से पिछले दरवाजे से केवल मात्र कुछ प्रभावशाली मंत्री जो हैं अपने क्षेत्रों में जो है धड़ाधड़ भर्तियाँ उन्होंने करी है, जिनका ना तो कोई सही मूल्यांकन है, ना उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, ना उसको देखा गया है, उसको दरकिनार किया गया है। और बंद कमरे में बैठकर जो है लिस्टें बनाई गई, एक चिट जो है वो दी गई कि आप जाइए, आपका इंटरव्यू है, ना कोई इंटरव्यू की डेट, ना कुछ। इस प्रकार से जो ये अनियमितताएं हुई हैं, एक भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारा समर्थन जो है, भारी समर्थन जो है आम जनता का मिल रहा है। और आम जनता के बीच में प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के प्रति जो है बहुत गुस्सा है, खासकर महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके। जिस प्रकार से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उससे जहां आम जनता परेशान है, वहीं पर ही जो दुकानदार लोग हैं, ढाबा संचालक हैं, उनके भी जो सिलेंडर की जो रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़े और 2000 के आसपास जो सिलेंडर उनको पड़ रहा है, उससे उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और जो खाने पीने की जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, तेल की कीमतें, सरसों के तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। 245 रुपये का पी मार्का का तेल मिल रहा है और 250 रुपये का जो है रिफाइंड ऑयल मिल रहा है। प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं। आम बाज़ार में तो बड़े ही बड़े हैं, डिपो में भी जो है रेट दुगने हो गए हैं। इससे जो है आम जनता और गरीब जनता बहुत परेशान है। उनका जो बजट था, घरेलू जो बजट था, वो सारा तहस नहस हो चुका है। और जहाँ तक जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो पिछले 4 वर्ष से नौकरियों को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज दिन तक उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई, उनके लिए कोई भर्ती के प्रोग्राम नहीं बनाए। और आउटसोर्स के माध्यम से जो है चोर दरवाजे से है वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोगों को भर्ती कर रहे हैं। और वो भी जिनको भी भर्ती किया जा रहा है उसमें भी बहुत बड़ी भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। ना तो ये सरकार ने उसके लिए कोई नीति बनाई है, और ठेकेदारी प्रथा के चलते जो हमारे नौजवान बच्चे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।